दोस्तों आज के मेरा वीडियो गति का तीसरा वीडियो है और इस गति का तीसरा वीडियो में हम लोग रेखीय गति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में पढ़ेंगे जो दोस्तों पॉलिटेक्निक, आईटीआई और पैरामेडिकल ये तीनों प्रवेश परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और आज का वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल पार्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। इसके पहले वाला जो वीडियो था दूसरा वीडियो, उसमें हम लोग गति के प्रकार पढ़े थे कि गति कितने प्रकार के होते हैं। यदि आप पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए हेडिंग दीजिएगा गति, रेखीय गति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ये हेडिंग देने के बाद लिखिएगा दूरी। दूरी लिखने के बाद इसका डिफिनेशन कुछ लिख लीजिएगा। दूरी का डिफिनेशन क्या होता है? दूरी का डिफिनेशन होता है कि किसी पिंड द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। यानी कोई वस्तु के द्वारा, पथ में रास्ता होता है, वो रास्ता की जो तय की गई जो दूरी कुल लंबाई जो है उसको दूरी कहते हैं। यानी किसी पिंड के द्वारा तय की गई कुल पथ यानी वो रास्ता के कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। और दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है? तो 4 गुना समय होता है। ये सब छोटा छोटा फार्मूला है, याद रखिएगा। दूरी बराबर 4 गुना समय होता है। दूरी का ऐसा मात्रक होता है दोस्तों मीटर होता है। और दूरी कैसी राशि है? तो अदिश राशि है। पूछ देगा निम्न में से कौन अदिश राशि है? आपका ऑप्शन रहेगा दूरी, या फिर पूछेगा कि दूरी कैसी राशि है? तो यह अदिश राशि है। और दूरी का मात्रक मीटर के सिवा और कौन कौन होता है? तो देखिए दूरी का अन्य मात्रक जो होता है वह किलोमीटर भी होता है, प्रकाश वर्ष भी होता है, मिली होता है, फैदम होता है, खगोलीय इकाई भी होता है। ये सब जो है दूरी का मात्रक है। तो याद रखिएगा कौन कौन है? किलोमीटर, प्रकाश वर्ष, मिली, फैदम, खगोलीय इकाई, ये सब किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है। और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक बात किया जाए तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? तो पारसेक होता है। तो ये भी याद रखिएगा कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। तो चलिए जानते हैं कि 1 पारसेक बराबर कितना होता है। तो यहाँ पर लिखिएगा पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा कि 1 पारसेक बराबर 3.08 गुना 10 के पावर 16 मीटर होता है। 1 पारसेक बराबर 3.08 गुना 10 के पावर 16 मीटर होता है। या फिर इसको प्रकाश वर्ष में चेंज कीजिएगा तो 3.26 यानी कि 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। याद रखिएगा एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। और 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है दोस्तों 9.46 गुना 10 के पावर 15 यानी कि 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज कीजिए, मीटर में चेंज कीजिए। तो किलोमीटर में चेंज कीजिएगा तो 10 के पावर 12 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा यह सब जितना भी बताया जा रहा है दोस्तों, 1 पारसेक बराबर 1 प्रकाश वर्ष बराबर, ये सब याद रखिएगा। डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है। और उसी तरह याद रखिएगा कि 1 फर्मी बराबर होता है तो 10 के पावर -15 मीटर होता है। ठीक है, 1 फर्मी बराबर 10 के पावर -15 मीटर होता है। उसके बाद लिखिएगा अगला पॉइंट कि दूरी का सबसे छोटा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक पारसेक हो गया दूरी का, और दूरी का सबसे छोटा मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। तो इसका संकेत क्या किस तरह होता है दोस्तों? एंगस्ट्रॉम इस तरह होता है। ठीक है, और याद रखना होगा कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर। या फिर इसको सॉरी यहाँ पर देखिए मीटर नहीं होना चाहिए, दूसरा है ना 10 के पावर -8 मीटर, यहाँ पर मीटर नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर याद रखिएगा 10 के पावर -8 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि जब सेंटीमीटर में हम इसको चेंज करेंगे तो कितना से भागा देंगे? तो 100 से, यानी कि 2 जीरो कटेगा। ठीक है, तब यहाँ पर 10 के पावर -8 सेंटीमीटर होगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में हो गया गलती। याद रखिएगा कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है। यदि इसको हम सेंटीमीटर में बात किया जाए तो होगा 10 के पावर -8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, यहाँ मीटर नहीं होगा। तो इस सब वैल्यू आप याद रखिएगा। एंगस्ट्रॉम बराबर एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है, 1 पारसेक का मान कितना, और 1 प्रकाश वर्ष, 1 फर्मी का मान कितना होता है। तो ये सब याद रखिएगा दोस्तों, डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है। चलिए इसके बाद एक पॉइंट और याद रखिएगा कि दूरी का जो प्रकृति होती है वो हमेशा धनात्मक होती है। दूरी की जो नेचर होती है वो कैसा होती है? हमेशा पॉजिटिव होती है। चलिए इतना तो हम लोग दूरी में पढ़े हैं। अब हेडिंग दीजिएगा विस्थापन। अभी तक जितना पढ़ रहे थे ये सब दूरी में पढ़ रहे थे। अब हेडिंग दीजिएगा विस्थापन, और विस्थापन हेडिंग देने के बाद लिखिएगा डिस्प्लेसमेंट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। हेडिंग देने के बाद लिखिएगा कि किसी पिंड द्वारा तय की गई वह न्यूनतम दूरी
जो दो बिंदुओं के बीच के अंतर होता है उसे विस्थापन कहते हैं। विस्थापन किसे कहते हैं समझिएगा। देखिए यह वस्तु है, दो वस्तु है, मानिए वस्तु ए है और वस्तु बी है। तो यह दोनों वस्तु के बीच की जो दूरी है, चाहे तो आप इस तरह से दोनों वस्तु के बीच जा सकते हैं, पहला वस्तु से दूसरा वस्तु जाना है तो इस तरह से भी जा सकते हैं, इस तरह से भी जा सकते हैं, घूम के भी जा सकते हैं, कैसे भी जा सकते हैं। लेकिन जो जाने का जो न्यूनतम दूरी है, सबसे कम दूरी जो है वह दूरी आपका विस्थापन कहलाएगा। यानी कि हम डायरेक्ट सीधा चलेंगे तो हम जल्दी पहुंचेंगे ये दोनों के अपेक्षा। तो यह जो मेरा होगा दूरी, जो हम सीधा जा रहे हैं, जो शॉर्टकट रास्ता जिसको बोलते हैं, वो विस्थापन कहलाएगा। डिफिनेशन क्या करें एक बार फिर से, किसी पिंड द्वारा तय की गई वह न्यूनतम दूरी जो दो बिंदुओं के बीच के अंतर होता है उसे विस्थापन कहते हैं। विस्थापन बराबर होता है अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु, यानी कि बिंदु बी माइनस बिंदु ए। ठीक है, वस्तु के हम जो वस्तु माने थे तो बिंदु बी माइनस बिंदु ए, यह हो गया फॉर्मूला विस्थापन बराबर। विस्थापन बराबर क्या आप लोग समझें कि दो वस्तुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। आप लोग विस्थापन बहुत पढ़ते आ रहे होंगे, इसका डिफिनेशन भी पता हो गया। अब इसके बाद अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट में क्या लिखिएगा कि किसी वस्तु के द्वारा उत्पन्न विस्थापन उस वस्तु का वेग तथा समय के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए यहाँ से फॉर्मूला आएगा करके, किसी वस्तु के द्वारा उत्पन्न जो विस्थापन है, ठीक है, उस उत्पन्न जो विस्थापन है उस वस्तु का वेग तथा समय के गुणनफल के बराबर होगा। यानी कि इसका फॉर्मूला जो होगा विस्थापन बराबर भी गुना एस, यानी कि वेग गुना समय होगा। विस्थापन को दोस्तों एस से सूचित किया जाता है, ठीक है, बल्कि लिखा हुआ तो है डिस्प्ले ऑन डी से, लेकिन सूचित एस से किया जाता है। तो एस बराबर फॉर्मूला होगा वी एस, यानी कि भी गुना एस समय हो गया, भी हो गया वेग हो गया। ठीक है, तो फॉर्मूला आप याद रखिएगा। इसका भी मात्रक मीटर होगा और राशि सदिश होगा। देखिए वेग और दूरी दोनों का मात्रक मीटर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर राशि जो दोस्तों दोनों का क्या हो रहा है, अलग अलग राशि हो रहा है। इसमें से दूरी का हम मात्रक बताए थे अदिश, और विस्थापन जो हो गया इसका मात्रक होगा सदिश होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों कि विस्थापन जो है इसका मात्रक मीटर होता है और इसका राशि जो है यह कैसी राशि है, तो सदिश राशि है। उसके बाद पॉइंट में लिखिएगा कि विस्थापन की प्रकृति धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य तीनों होता है। विस्थापन की जो प्रकृति उसमें दूरी का क्या होता था, सिर्फ धनात्मक हो रहा था, और इसमें विस्थापन की जो प्रकृति है वो क्या धनात्मक भी हो रहा है और ऋणात्मक भी हो रहा है और शून्य हो रहा है, यानी कि तीनों होता है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा, ये सब पॉइंट यहाँ से भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए इसके बाद देखिए, और ये जो है दूरी दोस्तों, इसके बाद आपका न्यूमेरिकल पार्ट आएगा तो कुछ न्यूमेरिकल बता देंगे, उसके बाद फिर अगला थ्योरी चलेगा, क्योंकि चैप्टर थोड़ा लंबा चैप्टर है तो इसमें समय लेंगे पूरी अच्छी तरह से पढ़ने के लिए दोस्तों, कुछ समय तो आपको देना पड़ेगा, तब जाकर भी जितना भी है आपका दूरी चैप्टर जो है, इमोशन जो है, उससे आप सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाइएगा जब आप अच्छी तरह से इसका थ्योरी पढ़िएगा तब। तो विस्थापन भी खत्म हो गया। अब हम हेडिंग देंगे वेग। इतना तक जो भी पढ़ रहे थे ये भी विस्थापन में पढ़ रहे थे। अब आप लोग हेडिंग दीजिएगा वेग, वेलोसिटी। वेग में पढ़ेंगे, इसका थोड़ा डिफिनेशन याद रखिएगा वेग का, कि निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। और यहाँ पर क्या देखिए कह रहा है कि विस्थापन की दर को, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, वीवीआई पॉइंट है, पूछेगा कि विस्थापन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, दूरी कहते हैं, या फिर इनमें से सभी कहते हैं। तो विस्थापन की दर को वेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विस्थापन की दर को वेग कहा जाता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। वेग बराबर क्या होता है, तो विस्थापन बटा समय होता है। वेग बराबर फार्मूला होता है विस्थापन बटा समय। तो यहाँ से विस्थापन बराबर क्या फार्मूला हम लोग याद रखे थे, विस्थापन बराबर v इंटू एस अपॉन एस। ठीक है, तो यहाँ से देखिए v इंटू एस अपॉन एस होगा, तो यहाँ से एस यानी समय से समय तो कट रहा है दोस्तों, ठीक है, यानी सिर्फ क्या बचेगा, वेग बच जाएगा। इस तरह एस आई मात्रक जो हो जाएगा वो मीटर सेकेंड होगा। मीटर सेकेंड होगा कैसे, क्योंकि वेग का मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर समय से समय कट रहा है ना, तो सिर्फ बच गया वेग, तो वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। और यह राशि कैसी हो जाएगी, तो सदिश राशि होगी, यानी कि वेग भी है सदिश राशि और इसका मात्रक भी होगा मीटर पर सेकेंड। कैसे हुआ मीटर पर सेकेंड, ये तो बता दिए इसका फार्मूला से प्रूव करके कि वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन बराबर होता है v इंटू एस और बटा आपका एस दिया गया, एस कैंसिलिंग की बच गया वेग, और वेग बराबर जो होता है वो मात्रक किसका होता है, मीटर पर सेकेंड। और ये कैसी राशि है, तो सदिश राशि है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना होगा वेग में। और इसके बाद कुछ पॉइंट है जिसे आपको याद रखना होगा।
पॉइंट है कि जब कोई पिंड नियत समय अंतराल में नियत दूरी तय करता है तो उसे एक समान वेग कहा जाता है। देखिए एक समान वेग किसे कहा जाता है? जब कोई पिंड नियत समय अंतराल में नियत दूरी तय कर लेता है तो उसे एक समान वेग कहा जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। उसके बाद आप लोग चाल दे के हेडिंग दीजिएगा। इतना तक हम लोग पढ़ लिए थे वेग में, अब हम चाल पढ़ेंगे। चाल में क्या पढ़ना है? हेडिंग दीजिएगा, चाल देकर के लिखिएगा कि इकाई समय में किसी पिंड द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इकाई समय में किसी पिंड के द्वारा तय की गई जो दूरी आपका है, टोटल दूरी है, उसको चाल कहते हैं। अब यहाँ से चाल मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। अब यहाँ से देखिए आपका एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन को बताया जाएगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा ध्यान से समझिएगा। चाल मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 5 प्रकार के होते हैं। हेडिंग दीजिएगा, पहला त्वरित चाल। त्वरित चाल देकर के लिखिएगा। पहला है, ये चाल का प्रकार है, पहला प्रकार है त्वरित चाल। लिखिएगा, यदि किसी पिंड का चाल समय के साथ बढ़ रहा हो तो उसे त्वरित, यहाँ देखिए जाल लिखा गया, लिखाना चाहिए चाल। ठीक है, तो चाल कहते हैं। क्या कह रहा है? त्वरित चाल का डिफिनेशन होता है कि यदि किसी पिंड का चाल समय के साथ बढ़ रहा हो तो उसे त्वरित चाल कहते हैं। इसका ग्राफ का निकाय जो है वह रेखा चक्र रेखा, यानी कि त्वरित चाल का ग्राफ का निकाय रेखा है वह चक्र रेखा है। वह कैसी रेखा है? तो चलिए देखिए यहाँ पर आपको ग्राफ बना के बताते हैं। हम यह ग्राफ बता रहे हैं त्वरित चाल का, देखिएगा, समझिएगा। इस तरह से ग्राफ बना रहे हैं। ये पर आपका डी से हो गया, डिस्टेंस हो गया, और यहाँ टी जो देंगे ये आपका जो हो गया टाइम हो गया। यहाँ पर मान लीजिए 0 हो गया, 1 2 3 5 10 और यहाँ 15 हो गया। अब देखिए ये जो आपका त्वरित चाल है इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से होगा त्वरित चाल का ग्राफ। क्योंकि देखिए इस समय के साथ आपका दूरी भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। समय के साथ कर रहा है। यदि किसी पिंड का चाल समय के साथ बढ़ रहा हो तो वह त्वरित चाल होगा। देखिए समय के साथ इसका चाल भी बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे इधर समय बढ़ेगा वैसे वैसे इसका चाल भी बढ़ते जा रहा है। देखिए ग्राफ ऊपर की ओर ही जाएगा। ठीक है, इस तरह से ऊपर की ओर ही जाएगा इसका ग्राफ, यानी कि समय बढ़ रहा है, समय इधर बढ़ रहा है तो इसका चाल भी बढ़ रहा है, यानी कि यह जो ग्राफ होगा आपका त्वरित चाल होगा। ठीक है, यह ग्राफ किसका है? त्वरित चाल का ग्राफ है। तो आप लोग चाहे तो अपने कॉपी में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा फिगर बनाने में तो दिक्कत हो रहा है, तो चाहे देखिए बुक यदि आपको अरिहंत के बुक है आप लोगों के पास तो उसमें आपका ये फिगर बताया गया है। ठीक है, तो समझा दिए हैं यहाँ पर कि चाल। देखिए ये जो समय है, ये टी आपका समय है, तो समय देखिए यहाँ पर 1 है, 2 पर आया तो कुछ ऊपर गया, 3 पर आएगा तो और ऊपर जाएगा। उसी तरह से जैसे जैसे समय बढ़ेगा उस तरह से आपका इसका चाल भी बढ़ेगा, यानी कि यह ग्राफ हो गया त्वरित चाल का। तो आप लोग थोड़ा बुक देख लीजिएगा और देख करके फिगर बनाइएगा, ज़्यादा बढ़िया लगेगा। ठीक है, यह इसमें तो थोड़ा लग रहा है देखने में घिंच पिंच नहीं लग रहा है, तो बुक देख करके आप बनाइएगा। चलिए इसके बाद अगला आप देखते हैं मंदित चाल। ये पहला पढ़ लिए त्वरित चाल। अब इसके बाद दूसरा चाल का प्रकार, यानी कि दूसरा प्रकार है मंदित चाल। इसका डिफिनेशन क्या है? यदि किसी पिंड का चाल समय के साथ लगातार घट रहा हो तो उसे मंदित चाल कहते हैं। यानी कि पहला का डायरेक्ट उल्टा है और का, तो उसका उल्टा फिगर बना देते हैं। देखिए मानिए यह आपका यह डिस्टेंस, यह टाइम हो गया, यानी कि दूरी, यह समय हो गया। आपका 0 हो गया, 1 2 3, इधर भी हो गया मानिए 5 10 और 15। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, इस तरह से नीचे डाउन होता आएगा। ठीक है, इस तरह से आपका ग्राफ इसका बनेगा। अब देखिए यहाँ पर करा कि यदि किसी पिंड का चाल समय के साथ लगातार घट रहा हो, देखिए यहाँ पर 3 है, धीरे धीरे जब घटते आएगा 2 आएगा तो इसका चाल भी घटेगा। अभी 3 पर है, फिर देखिए यहाँ पर 2 पर है, फिर 1 पर है, फिर कुछ ऐसा समय आएगा जो कि 0 पर हो जाएगा। यानी कि ये समय के साथ जो है यह घट रहा है। ठीक है, समय के साथ चाल घट रहा है तो वह चाल मंदित चाल कहलाएगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ इस तरह से कुछ बनेगा। बुक में आपका दिया हुआ है, आप लोग फिगर बना लीजिएगा। ये तो फिर हम अभी समझाने के लिए इतना बता रहे हैं कि मंदित चाल किसे कहते हैं और त्वरित चाल किसे कहते हैं। तो ये आपका हो गया मंदित चाल का फिगर हो गया, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसके बाद अगला आप लोग हेडिंग दीजिएगा असमान चाल। तीसरा चाल आपका क्या है? असमान चाल।
देखिए असमान चाल में आपका डिफिनेशन क्या कर रहा है कि यदि किसी पिंड द्वारा बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय नहीं करता है तो उसे असमान चाल कहते हैं। यानी कि किसी पिंड के द्वारा जो है बराबर समय अंतराल में, यानी कि समय अंतराल जो है वो बराबर है, उसमें बराबर दूरी यानी कि जितना टाइम दिया गया उतना टाइम में जितना दूरी आपका बताया गया है कि यानी कि कहा गया कि 1 घंटा में आपको 50 किलोमीटर की दूरी तय करना है तो वो आपका 1 घंटा में 50 किलोमीटर की दूरी नहीं कर करके उसे कम करता है या ज़्यादा करता है तो वो जो आपका हो गया असमान चाल हो गया। तो इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, तो इसका ग्राफ देखिए कुछ इस तरह से का फिगर वही रहेगा, डिस्टेंस होगा, टाइम होगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। यानी कि देखिए समय 1 2 3 5 10 और 15, ये देखिए समय के अनुकूल है नहीं है। यानी कि ये इस फिगर से हमको आपको यही समझ में आ रहा होगा कि जितना समय आपको देखिए एक समय में क्या दूरी सेम तय किया गया है, नहीं 5 से ज़्यादा किया गया है। 2 सेकंड में क्या दूरी ज़्यादा किया गया है, नहीं 1 सेकंड में जो 5 से ज़्यादा है और 2 सेकंड में कम है। तो यह जो चाल है असमान चाल है, यानी कि बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी नहीं तय करता है, इसीलिए यह जो आपका चाल है कैसा चाल होगा, तो असमान चाल होगा। और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, इसे भी बुक में देख करके आप लोग कॉपी पे लिख लीजिएगा, नोट तैयार करते रहिएगा दोस्तों। जिस तरह से हम अभी पढ़ा रहे हैं इस तरह से आप लोग नोट कॉपी पे लिखिएगा। ठीक है, जब भी हम कहते हैं हेडिंग दीजिए, आदत तो मेरा पड़ ही गया है, तो जब भी कहते हैं कि हेडिंग दीजिए तो आप लोग कॉपी पे लिख लीजिए और इस जितना भी आपका थ्योरी बताया जा रहा है सारे थ्योरी को लिख लीजिए, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत हो तो इस कॉपी नोट कॉपी सब देख करके उसे सॉल्व कर पाइएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताएंगे, फिलहाल आपको इसको जो चैप्टर चालू किए इससे पहले खत्म तो कर ले, उसके बाद न्यूमेरिकल भी और ऑब्जेक्टिव भी दोनों बताएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला आपका है हेडिंग दीजिएगा चौथा चाल। चौथा में क्या है कि एक समान चाल। एक समान चाल का डिफिनेशन थोड़ा लिखिएगा कि जब कोई पिंड बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करता है तो उसे एक समान चाल कहते हैं। ठीक है, इसका ग्राफ का निकाय रेखा एक सरल रेखा होता है, ये तो सबके पता होगा। एक समान चाल का इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। यहाँ पर समय, ये आपका समय हो गया और ये आपका डिस्टेंस हो गया। सेम आपका है 1 2 3 रहेगा और 5 10 15 रहेगा। तो यह जो देखिए एक सरल रेखा है, तो यह जो ग्राफ हो गया एक समान चाल का ग्राफ हो गया। ये किस चाल का हो गया, एक समान चाल का ग्राफ हो गया। ठीक है, तो आप इसे भी लिख लीजिएगा बुक से देखकर। इसके बाद आपका पाँचवा है जो लास्ट है चाल का प्रकार, औसत चाल। अब यहीं से आपका न्यूमेरिकल भी पूछेगा। औसत चाल का डिफिनेशन क्या है कि किसी पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय अंतराल के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। कह रहा है कि किसी पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय, टोटल दूरी आपका जितना है और टोटल समय जितना है उसके अंतराल के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। ठीक है, यह होगा आपका औसत चाल। औसत चाल बराबर जो आपका फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर लिख देते हैं, टी से हो गया टोटल और डी से हो गया डिस्टेंस, यानी कि टोटल दूरी बटा हो जाएगा टोटल समय हो जाएगा। ठीक है, टोटल समय हो गया, यह औसत चाल का फॉर्मूला हो गया। इसमें आपका ग्राफ नहीं है और यहीं से आपका कुछ 2-4 न्यूमेरिकल जो है आपको बताना होगा दोस्तों, बता देंगे क्योंकि वो सब न्यूमेरिकल आपका एग्जाम में पूछा गया। औसत चाल से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल जो आपका है पॉलिटेक्निक और ITI पैरामेडिकल तीनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि अगला वीडियो हम आपको न्यूमेरिकल ही पहले बता दें, उसके बाद आगे की थ्योरी बढ़ाएंगे। जैसे आप लोग कमेंट कर बताइए कि आगे न्यूमेरिकल इस पर जो औसत चाल में जो भी न्यूमेरिकल पढ़ना है वो न्यूमेरिकल बता दें या फिर हम आगे थ्योरी जो है वो थ्योरी बताएं, आप लोग कमेंट कर बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग कमेंट कर बताइएगा कि आगे थ्योरी पढ़ना है या फिर हमें न्यूमेरिकल पढ़ना है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।